नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो खाना आता है उसकी असली कीमत क्या है? और मैं सिर्फ उन पैसों की बात नहीं कर रहा जो हम बाजार में चुकाते हैं। हाल ही में 3 नवंबर 2025 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफएओ ने अपनी द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 रिपोर्ट जारी की है। और ये रिपोर्ट एक ऐसे छिपे हुए संकट पर से पर्दा उठाती है जो चुपचाप हमारी खाद्य प्रणालियों को, हमारे भविष्य को कमजोर कर रहा है। इसका नाम है भूमि क्षरण यानी लैंड डिग्रेडेशन। ये सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, इसका सीधा ताल्लुक उस भोजन से है जो हम सब खाते हैं। तो चलिए आज इस बेहद जरूरी विषय की गहराइयों में उतरते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर गौर करते हैं। जब वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद फैलते हुए शहर, नई नई सड़कें या फिर बड़े बड़े कारखाने। हाँ, ये सभी वजह हैं, लेकिन दुनिया भर में जंगलों के गायब होने का जो नंबर 1 कारण है वो शायद आपको हैरान कर दे। और ये रहा वो चौंकाने वाला जवाब। 6 नवंबर 2021 को COP26 में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वे ने बताया कि दुनिया भर में लगभग 90% वनों की कटाई का कारण सिर्फ एक चीज है, खेती के लिए जमीन का विस्तार। जी हाँ, आपने सही सुना, 88%। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। इसका मतलब है कि हर 10 में से लगभग 9 पेड़ सिर्फ इसलिए काटे जा रहे हैं ताकि वहां खेती की जा सके। लेकिन देखिए, वनों की कटाई तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ये तो बस एक लक्षण है, जैसे शरीर में बुखार होता है। असली और पुरानी बीमारी तो उस जमीन के स्वास्थ्य का लगातार बिगड़ना है, जिस पर हम अपने भोजन के लिए पूरी तरह से निर्भर हैं। तो ये भूमि क्षरण आखिर है क्या? इसे समझने के लिए एक बैंक खाते के बारे में सोचिए, जहां आप जमा करने से कहीं ज्यादा पैसे निकालते जा रहे हैं। बस यही हो रहा है हमारी जमीन के साथ। सरल शब्दों में कहें तो यह इंसानी गतिविधियों की वजह से जमीन की सेहत और उसकी उपजाऊ शक्ति में लंबे समय तक आने वाली गिरावट है। ऐसा तब होता है जब हम जमीन से उसकी क्षमता से ज्यादा फसलें लेते हैं और उसे दोबारा स्वस्थ होने का न तो समय देते हैं और न ही जरूरी पोषक तत्व। और ये समस्या कोई एक रात में पैदा नहीं हुई, ये तो दिन ब दिन, साल दर साल जमा होती गई है। ये एक ऐसे कर्ज की तरह है जो हम पृथ्वी पर लगातार चढ़ा रहे हैं। फेओ की इसी नवीनतम रिपोर्ट ने इस अवधारणा को एक बहुत शक्तिशाली नाम दिया है, भूमि क्षरण ऋण या लैंड डिग्रेडेशन डेट। और सुनिए, यह सिर्फ कहने के लिए कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, ये एक वैज्ञानिक माप है। यह हमें बताता है कि इंसानी गतिविधियों ने जमीन को उसकी असली प्राकृतिक उपजाऊ अवस्था से कितना नीचे गिरा दिया है। ये मिट्टी के अंदर जीवन देने वाले कार्बनिक कार्बन की कमी को, उपजाऊ ऊपरी मिट्टी के कटाव को और जमीन की पानी सोख कर रखने की क्षमता में आई कमी जैसी चीजों को मापता है। तो ये कर्ज असल में कितना बड़ा है? सोफा 2025 रिपोर्ट का एक मुख्य निष्कर्ष आपको हिलाकर रख सकता है। दुनिया भर में 1.7 अरब लोग, जी हां अरब, ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां इस भूमि क्षरण के कारण फसल की पैदावार में लगातार कमी आ रही है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन करोड़ों परिवारों की कहानी है जो अपनी थाली में भोजन रखने के लिए हर दिन संघर्ष कर रहे हैं। चलिए इन बड़े आंकड़ों से निकलकर एक छोटी सी कहानी पर नजर डालते हैं। भारत के विशाल गंगा के मैदानों में बसे एक छोटे किसान परिवार की कल्पना कीजिए। उनकी जमीन ने पीढ़ियों से उनके परिवार का पेट पाला है, लेकिन अब मिट्टी थकी हुई और बेजान सी लगती है। पैदावार को बनाए रखने के लिए उन्हें महंगे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो जमीन के कर्ज को और बढ़ा देते हैं। ये एक बहुत ही क्रूर दुष्चक्र है, जहां गरीबी भूमि को खराब करती है और खराब भूमि गरीबी को और भी गहरा बना देती है। क्या हम इस बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबने के लिए मजबूर हैं? नहीं। अच्छी खबर यह है कि उम्मीद अभी बाकी है। समस्या की पहचान हो चुकी है और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि एक वैश्विक समाधान पर सहमति भी बन गई है। रियो 20 नाम के एक बड़े वैश्विक सम्मेलन में दुनिया के नेताओं ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा, भूमि क्षरण तटस्थता या लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी या LDN को एक सरल विचार के रूप में सोचिए। आगे और कोई नुकसान नहीं। इसका मतलब है कि हम भूमि को और अधिक खराब नहीं होने देंगे। ये लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण है कि इसे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में लक्ष्य 15.3 के रूप में शामिल किया गया है। UNCDD ने एक सीधी और असरदार 3 स्तरीय योजना दी है। बचाएं, कम करें और पलटें। पहला, बचाएं। हमारी जो सबसे अच्छी,
सबसे सेहतमंद और उपजाऊ जमीन है उसे एक ढाल की तरह सुरक्षित रखें। दूसरा, कम करें, उन क्षेत्रों में गिरावट को धीमा करें और रोकें जहां जमीन पहले से ही दबाव में है। और तीसरा, पलटें, जो जमीन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है उसे फिर से बहाल करें, उसमें नई जान फूकें। यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ दुनिया में छोटे खेतों की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे भारत में, जहां दुनिया के लगभग 29.4% छोटे खेत हैं। ये वही छोटे पारिवारिक खेत हैं जो हमारे समुदायों का पेट भरते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि दुनिया की 75% कृषि भूमि पर कुछ गिने चुने बहुत बड़े औद्योगिक वाणिज्यिक खेतों का नियंत्रण है। इसलिए नीति भी अलग अलग होनी चाहिए, जो हर समूह की सच्चाई के हिसाब से हो। एफएओ के अनुसार छोटे किसानों को सहारे की जरूरत है। उन्हें एक लक्षित समर्थन चाहिए, जैसे ये गारंटी कि वो जिस जमीन पर काम करते हैं उसे खोएंगे नहीं, स्थायी खेती में निवेश करने के लिए छोटे छोटे ऋण और पैदावार बढ़ाने के लिए बेहतर तकनीक। ये आंकड़ा वाकई उम्मीद जगाता है। जरा इस पर विचार कीजिए। यदि हम दुनिया की केवल 10% खराब हो चुकी कृषि भूमि को भी सुधार लेते हैं तो इससे इतना अतिरिक्त भोजन पैदा हो सकता है कि हर साल 15.4 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सके। अंत में ये सिर्फ मिट्टी या फसल के बारे में नहीं है, ये उन सभी चीजों की नींव के बारे में है जो हमारे लिए जरूरी हैं। हमारी खाद्य सुरक्षा, एक समृद्ध जैव विविधता और एक स्थिर जलवायु। जब हम अपनी जमीन के स्वास्थ्य में निवेश करते हैं तो हम असल में अपने बच्चों के लिए एक ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा मजबूत और समृद्ध भविष्य में निवेश कर रहे होते हैं। तो अंत में ये एक सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। जमीन हमें वो सब कुछ देती है जिसकी हमें जिंदा रहने के लिए जरूरत है। ये हमारा पोषण करती है। अब ये सोचने का समय है कि हम सब मिलकर उस भूमि को वापस क्या दे रहे हैं जो हमें जिंदा रखती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हां, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।